वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल। मान लो आज मैं आपको कुछ रुपए देता हूँ, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लॉटरी है, आप जीत गए, तो सबसे पहले आप क्या खरीदोगे? मैंने यही सवाल हमारी टीम से पूछा। Rahul, what is that one thing which is in your bucket you want to buy now? बढ़िया स्मार्ट वॉच। गाड़ी, कौन सी? बोलिए सोचो। MacBook, पोलराइड कैमरा, Himalayan 450, गेमिंग चेयर, गेमिंग पीसी, मेरे पास सैमसंग S24 अल्ट्रा, ड्रोन चाहिए, पैक ऑफ 12 विग्स। मैकबुक, MacBook क्यों? एक किसी तो ग्रीक फिलोसोफर ने कहा है, वेल्थ कंसिस्ट ऑफ नॉट हैविंग ग्रेट पोजेशंस बट हैविंग फ्यूअर वांट्स। माने अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा पोजेशन है, बहुत सारा सामान है, बहुत सारी चीजें हैं, बल्कि अमीर वो है जिसकी इच्छाएं कम है। अब देखो, मानो ना मानो, कोई भी नई चीज खरीदने से हमें खुशी जरूर होती है, लेकिन अक्सर ये खुशी बहुत ही टेम्परेरी है, एक तरह का डोपामीन रश है। इन चीजों से हमें कोई लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस या आनंद नहीं मिलता है। इन फाइनेंशियली पता है ये क्या कर रहे हैं? जो एक्सपेंसिव चीजें आप खरीद रहे हो या जो इम्पल्स बाय कर रहे हो या चीजें जो आप ईएमआई पे ले रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ को कम कर रहे हैं और उसे वापस बढ़ने से भी रोक रहे हैं। देखिए, कॉलेज से पास आउट होकर 11 साल हो गए मुझे बिजनेसेस बिल्ड करते हुए, 10 साल होने वाले हैं मुझे शादी किए हुए, और पिछले 8 साल से मैं फाइनेंशियल लीगल अवेयरनेस का कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस चैनल पर। इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत सारी चीजें अपने बारे में सीखी है और आज उन्हीं में से मैं आपके साथ कुछ साझा करने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं ऐसी 10 चीजें जो मैं नहीं खरीदता और उसके पीछे कारण क्या है। 10 थिंग्स आई डोंट बाय एंड व्हाई। और जो लोग वीडियो के एंड तक रुकेंगे उनके लिए 3 बोनसेस भी हैं। हो सकता है इस वीडियो में मेरे कुछ विचारों से आप सहमत ना हो, लेकिन आपको ये एक नया पर्सपेक्टिव, सोचने का एक नया तरीका जरूर देगा। और इस वीडियो को अपने उन चाहने वालों के साथ भी शेयर करना जिनके बारे में आपको लगता है कि इस वीडियो से वो भी कोई एक नया पर्सपेक्टिव ले पाएंगे। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ जैन एके जागरूक आरजे, और आप देख रहे हैं 10 थिंग्स आई डोंट बाय एंड व्हाई। इस वीडियो के प्रायोजक हैं स्टेबल मनी, जो लेकर आए एक बहुत ही शानदार और सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। ये है मेरी कर्म भूमि। मेरा आधा दिन इसी में बीतता है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑफिस का सारा काम, वीडियोस, सोशल मीडिया सब मैं इसी से यूज करता हूँ। लेकिन इसकी आप हालत देख सकते हो। हमारे आरजे इतने ऐसे हैं कि हमारे वो RJ दोबारा उसी को चिपका रहे हैं नया लेने की जगह। देख लो गाइस, ये भी मुझे राहुल ने गिफ्ट किया था। अपेरेंटली जब आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसी दिन आईफोन का 17 वर्जन लॉन्च हुआ है और मार्केट में लंबी लंबी लाइनें लगी है सबसे पहले वो फोन लेने के लिए। मैंने अपने ऑफिस में अपने दोस्तों से पूछा कि भाई तुम्हारा तो फोन काफी नया ही है, क्यों नया फोन अपग्रेड कर रहे हो? तो अक्सर उनके पास कोई रीजन नहीं होता। मेरे पास तो रीजन भी है क्योंकि मैं क्रिएटर हूं और डेल्टा भी अगर मेरे कैमरा में अपग्रेड हो रहा है या दूसरे फीचर में अपग्रेड हो रहा है तो शायद मेरे कंटेंट को उससे फायदा होगा। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी गैजेट का नया वर्जन, अपडेटेड वर्जन तब तक ना खरीदूं जब तक उसकी एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी मुझे फील ना हो। मुझे नहीं पता रहता कि मार्केट में कौन सा नया फोन आया है, उसके नए फीचर्स क्या हैं, कितने रुपए का है, वगैरह वगैरह। जब जरूरत होगी उस दिन रिसर्च करेंगे और ले लेंगे। और मैं कोशिश ये भी करता हूं कि जो भी मार्केट में नया वर्जन आया उसका प्रीवियस वर्जन ही ले लूं, क्योंकि फीचर्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता लेकिन प्राइस में बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए नया S24 जब लॉन्च हुआ था तो उसकी कीमत करीब 1,30,000 थी। वही फोन आज लगभग 1.5 साल के बाद मात्र 60, 65, 70 हजार रुपए मिल रहा है। मतलब 1 साल में जो 1,30,000 का फोन था उसकी 50% तो सेलिंग प्राइस ही टूट गई। और आज क्या वो 70 हजार रुपए में बिकेगा? नहीं, शायद 15, 20, 25 हजार रुपए में बिकेगा। मतलब 1 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू हमने लूज करी है। मुझे तो बहुत ज्यादा चुभता है, मैं तो नहीं करता ये। देखो, पैसे से पैसा बनता है, ये बात मैं नहीं, सारे समझदार लोग जानते हैं और कहते हैं। लेकिन पैसे से पैसा वही बनता है जिस इन्वेस्टमेंट को आप अच्छे से जानते हो, गहराई से समझते हो और उसमें इन्वेस्टेड रहने की आप में क्षमता हो। ये नहीं कि थोड़ा सा उछाल आया और प्रॉफिट बुक कर लिया या थोड़ी सी गिरावट आई और घबरा कर बेच दिया। इवन दो मैं को फाउंडर हूँ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट व्यूड फाइनेंस एंड लीगल अवेयरनेस चैनल का, फिर भी बहुत सारे एसेट क्लास हैं जिन्हें मैं छूता तक नहीं हूं। उदाहरण के लिए मेरा इक्विटी का पूरा एक्सपोजर थ्रू म्यूचुअल फंड्स है या फिर मैनेज्ड पोर्टफोलियोज है,
कई साल बीत गए, मैंने खुद से कोई स्टॉक एनालिसिस करके नहीं खरीदा है, क्योंकि मेरे पास ना समय है ना उतनी समझ है जो इतने सारे दूसरे एडवाइजर्स में है जो छोटी सी फीस लेकर मुझे वो एडवाइस दे रहे हैं। सिमिलरली मैं क्रिप्टो को लेकर बहुत होपफुल और बुलिश भी हूं, लेकिन मैं उसमें भी पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है। तो अगर आप भी उन लोगों में हैं जो बहुत सारी एसेट क्लासेस को नहीं समझते हैं, नहीं जानते, उनमें इन्वेस्टेड नहीं रह सकते या खुद से रिसर्च करने का आपके पास समय नहीं है, तो प्लीज सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स चुनिए जिनमें आप कॉन्फिडेंस के साथ निवेश कर सकें। एग्जाम्पल के लिए भारत में हर एक व्यक्ति को एफडी के बारे में पता है, लेकिन एफडी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है आरडी। जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड में एवरी मंथ एक एसआईपी कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर एफडी में आप हर महीने एसआईपी करते हैं तो उसे रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी बोला जाता है। इसका फायदा यह है कि मान लीजिए शुरू में आपके पास एक बड़ी लमसम कैपिटल नहीं है, तो आप एक नॉमिनल अमाउंट से 1000 रुपए से अपनी आरडी शुरू कर सकते हैं, और ये पैसा जो भी रेट पर आपने आरडी स्टार्ट करी है, से 5 साल की अगर आपने आरडी स्टार्ट करी है 8.2% रेट पर, तो इसी रेट पर आने वाले पूरे 5 सालों में हर महीने 1000 रुपए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपका चलता रहेगा। स्टेबल मनी ऐप पर आप बड़ी आसानी से अलग अलग बैंक्स की रेट्स कंपेयर करके, अमाउंट और टेन्योर सेलेक्ट करके अपनी आरडी स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपए से, वो भी DICGC की 5 लाख की इंश्योरेंस के साथ। इसमें आपको मिलती है कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप जब चाहे अपनी आरडी स्टॉप करवा सकते हैं। स्टेबल मनी के साथ आपको आरडी में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर मिलता है जो है टॉपअप का। मान लीजिए आरडी शुरू करने के 6 महीने बाद आपके पास लमसम से 10,000 रुपए आ जाते हैं, और मान लीजिए उस समय आप उसे एफडी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो एफडी की रेट अब 8.2 से घटकर से 7.5 रह गई है। तो ये तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि न्यू एफडीज की रेट तो आरबीआई के रेपो रेट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन स्टेबल मनी के साथ आपको ऑप्शन मिलता है कि जो आरडी आपकी एग्जिस्टिंग चल रही है उसी में अप टू 10x ऑफ प्रीमियम आप टॉप अप कर सकते हैं, और ये जो एडिशनल अमाउंट होगा, से आपने 1000 रुपए की जगह उस महीने 10,000 रुपए डाल दिए, वो भी 8.2% या जो भी रेट पर आपने आरडी खरीदी थी उसी रेट पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सो दिस गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर फ्यूचर में एफडी की रेट गिरती भी है तो भी आप अपनी एग्जिस्टिंग आरडी में टॉपअप के थ्रू एडिशनल रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। स्टेबल मनी डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, जिसमें आप अलग अलग बैंक्स की आरडीज और एफडीज को कंपेयर करके अपने लिए एक राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं। इमेजिन करो एक अच्छे मटेरियल का अच्छी फिटिंग वाला टी शर्ट आपको 1000 रुपए का मिल रहा है, और उसके बाद उसी टी शर्ट पर आपने एक लोगो छाप दिया और अब वो टी शर्ट हो गया 50,000 रुपए का। जी हाँ, यही होता है ब्रांडेड क्लोथ मार्केट में। पिछले कुछ समय से मैंने अपनी फिजिक पर, अपनी हेल्थ पर, फिटनेस पर काम किया और मुझे अच्छे से ड्रेसअप होना पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्रांडेड क्लोथ्स पर इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप ब्रांडेड या लग्जरी क्लोथ्स परचेज कर रहे हैं तो अक्सर आप मेजॉरिटी पैसा कपड़े के लिए नहीं, मटेरियल के लिए नहीं, फिट के लिए नहीं, बल्कि उसके लोगों के लिए दे रहे हैं। और पिछले कुछ समय से जब मैं धीरे धीरे थोड़ा फैशन के बारे में 2 चीजें जानने लगा हूं, मैंने ये भी रियलाइज करा है कि मैं बहुत ज्यादा प्रिंटेड या ग्राफिक टी शर्ट्स भी परचेज नहीं करता, क्योंकि एक तो कुछ ही दिनों बाद आप वो पहन के बोर हो जाते हो, प्लस जब ऐसे यूनिक डिजाइन होते हैं तो लोगों को पता भी चलता रहता है, अरे ये तो कुछ दिन पहले पहना है। इसीलिए मेरी अब कोशिश ये रहती है कि मैं अच्छी क्वालिटी के, अच्छे फिट वाले ऐसे क्लोथ जो लॉन्ग लास्टिंग चलें लेकिन ब्रांडेड ना हो, वैसे बेसिक्स यानी एक सिंगल कलर वाले शर्ट्स, टी शर्ट्स परचेज करता हूं, ताकि उन्हें अलग अलग क्लोथ्स के साथ स्टाइल भी किया जा सके। 15-20 सालों से जोधपुर की एक फिक्स दुकान है जहां से जाके मैं अपने कपड़े खरीदता हूं, और वो कुछ तो एक्सपोर्ट सरप्लस का माल लेके आता है। मैं लोगो देखकर नहीं, बस फिटिंग और कैसा लुक आ रहा है वो देखकर वो खरीद लेता हूं कपड़े, और इनकी रेंज 1000, 1200, 1500 इससे ऊपर नहीं होती है। इस दुनिया में ना 2 तरह के लोग खुश रहते हैं। पहले वो जिनको कोई कार खरीदनी थी, उन्होंने वो अफोर्ड कर ली या EMI पे खरीद ली, और दूसरे वो लोग जिन्हें कार खरीदनी ही नहीं थी। साल 2022 तक मेरे पास कार नहीं थी, हमारे पास एक स्कूटर था, हम घर के आसपास उसमें चले जाते थे, कहीं दूर जाना होता था तो ऊबर से चले जाते थे। 2022 में जब मेरी डॉटर ने स्कूल ज्वाइन कर लिया और उसे छोड़ने लाने के लिए ऊबर से जाना संभव नहीं था एवरीडे टाइम पर, तब हमने कार परचेज करी, और उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई कि ये सारे चेक पॉइंट्स होने चाहिए, और इन चेक पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हुए जो सबसे सस्ती कार मार्केट में अवेलेबल होगी मैं वो खरीद लूंगा। सच बात बताऊं, जब भी कोई बहुत महंगी कार खरीदता है तो मेरे दिल में तो ये चल रहा होता है कि यार इतने में तो ये फ्लैट आ जाता, इतने में तो ये प्रॉपर्टी आ जाती, इतने में तो ये एसेट आ जाता। और कार में तो लिमिटेड समय बिताना है, दिन में आधा 1 घंटा,
उसके लिए इतनी महंगी कार खरीद के पर्पस क्या है। ऑल्सो मेरी नज़र में कार एक बहुत ही क्विक डेप्रीशिएटिंग एसेट है, क्योंकि जैसे ही आपने कार खरीदी, शोरूम से बाहर लेके आए 10 लाख की कार, वो 8 लाख रुपए की हो जाती है। 8 लाख से एक पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगले 2-3 सालों में उसकी कीमत 50 से 60% घट जाएगी, मतलब 10 लाख की कार हो गई 4 लाख रुपए की। और उसके बाद थोड़ा डेप्रीसिएशन होता है, वो धीरे धीरे होता है। इसमें एक और हैक मुझे ये भी लगता है कि मान लो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, मान लो आपको ऑफ रोडिंग पसंद है या पहाड़ों में गाड़ी वाड़ी चलाना पसंद है और आपको कुछ तो भी स्पोर्ट्स SUV, हैवी इंजन वगैरह कोई वाली गाड़ी लेनी है जो महंगी आती है, तो आप उसे सेकेंड हैंड ले सकते हैं। 2-3 साल पुरानी गाड़ी अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो आप काफ़ी पैसा बचा लेंगे उसमें। मेरे पास अपना घर नहीं है, इवन दो मेरे और रियल एस्टेट्स में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं जिस घर में रहता हूँ वो रेंटेड है। उसमें 25,000 रुपये महीने की रेंट आती है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। लेकिन अगर मैं वही घर खरीदने जाऊं तो उसकी कीमत होगी आज 1.2 करोड़। मतलब मेरा जो रेंट है वो उस प्रॉपर्टी की कीमत का लेस देन 3% है। देखिए, फाइनेंशियल सेंस में तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे हुए होंगे, जैसे कि वो प्रॉपर्टी खरीदो जिसमें रेंटल यील्ड अच्छी हो या जिसमें एप्रिसिएशन हो। और जनरली ये एप्रिसिएशन या हैवी रेंटल यील्ड आपको रेजिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह में तो नहीं मिलती है। तो फाइनेंशियल रीजन तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन है फ्रीडम का। आज से कुछ साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू ही किया था, स्टार्टअप बिल्ड कर रहा था, सैलरी बहुत कम लेते थे बिजनेस से, तब मैं एक 1 BHK फ्लैट में रहता था। उसके बाद जब थोड़े पैसे आने लगे, LLA स्टार्ट कर दिया था, उस समय हम 2 BHK में अपग्रेड हो गए, क्योंकि हमारी डॉटर भी थी उस समय हमारे साथ। एंड अब जब थोड़ा बहुत सेटल्ड हैं और घर में कुछ लोगों को होस्ट करते हैं, तब शायद हमें 3 BHK की आवश्यकता है, तो 3 BHK में रहते हैं। फ्यूचर में हो सकता है वापस हमें छोटे घर में जाना पड़े या बड़े घर में अपग्रेड करना पड़े। ये सारी फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एक रेंटेड घर के साथ। और मैं अभी मिड-30s में हूँ। अभी इमीडिएट कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं ऑफ ग्रिड चला जाऊँ या फिर कंट्री चेंज करके थाईलैंड में जाके 6 महीने काम करूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट मेरे पास ये पॉसिबिलिटी हो कि अगर कुछ ऐसा करना चाहूं तो मैं कर सकूं। लेकिन जैसे ही आपने घर खरीद लिया, स्पेशली EMI पे, तो आप एक तो उस घर के साथ बंध गए, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसकी इम्प्रूवमेंट, उसे और बेहतर बनाने में आप लगे रहोगे। सेकंड, वो EMI भी एक तरह का बंधन है, क्योंकि मान लीजिए कल को आपको रिस्क लेना है और आपको 6 महीने जॉब छोड़ के कुछ और काम शुरू करना है, या 6 महीने ऐसे ही कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रैवल करना है, तो वो EMI आपको चुभेगी कि हर महीने 40,000 रुपये मैं कहाँ से अरेंज करूंगा। वहीं अगर आपके पास कोई ऐसा बड़ा खर्चा नहीं है और आप रेंटेड घर में रहते हो, तो 1 महीने पहले नोटिस दिया, निकले 6 महीने बाद नया घर ढूंढ लेंगे। इस वीडियो को शूट करते समय मेरे पीछे 2 लोग बैठे। एक उसमें डेली एक डाइट कोक मंगाता है। मेरा एक और दोस्त है जो हर वीकेंड बिना फेल किसी ना किसी बार में मिलेगा आपको बियर पीते हुए। मेरी कोशिश ये रहती है कि अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी आदत ऐड ना करूं जो मेरे पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए या मेरी ज़रूरत ना हो। एंड ट्रस्ट भी, मेरे बहुत सारे एडिक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डेली प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ, डेली 2 से 3 घंटे खेलने जाता हूँ, शाम को अब जिम जाना भी शुरू हो गया जिसमें मैं काफ़ी रेगुलर हूँ। मैं हर थर्सडे को एक जैमिंग सेशन में जाता हूँ म्यूजिक बजाने के लिए। एंड इन सब में खर्चा होता है, लेकिन ये सारे या तो मेरी ज़रूरत है या मुझे एक बेहतर इंसान बनने में, ग्रोथ में मदद करते हैं। उसके अलावा ना मुझे सुबह चाय चाहिए, ना ऑफिस में बैठे हुए आफ्टरनून में कॉफ़ी चाहिए जो मैं स्विगी से मंगाऊं, और ना शाम ढलते ढलते कोई बियर या सिगरेट की तलब होती है। एंड कोई भी हेल्थ कंसर्न आप छोड़ दीजिए, आप तो इसकी सिंपल मैथ्स करिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डेली मात्र 50 रुपए की कोक पी रहे हैं या 3 सुट्टे फूक रहे हैं, तो डेली 50 रुपये, महीने का 1500 रुपये और साल के 18,000 रुपये होते हैं। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना भी आपको 1000-1500 का अमाउंट फील नहीं होगा, लेकिन 18,000 रुपये हर साल जो कंपाउंड होते हुए देखेंगे, ये प्योरली फाइनेंशियल सेंस से भी आपके डेली या वीकली एडिक्शंस आपको वेल्थ बिल्ड करने में काफ़ी पीछे ले जाते हैं। हमारे देश में और शायद पूरी दुनिया में भी अगर बीवी को प्यार दिखाना है तो उन्हें देनी है आपको एक एक्सपेंसिव ज्वेलरी। ये हमने बहुत सारी फिल्मों में, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू इतनी बार सुन लिया है कि अब हमारे अंदर ये घर कर गया है। देखिए, मेरी जब शादी हुई थी उसके पहले कुछ साल तो पैसे ही नहीं थे कि महंगी कोई ज्वेलरी गिफ्ट। और उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे ज्वेलरी खरीदने से बहुत ही रिपल्स कर दिया। हुआ यूं कि किसी फंक्शन में मेरी वाइफ ने मेरी मदर से कोई एक कंगन लिया पहनने के लिए। अब वो फंक्शन की आपाधापी में ये कंफ्यूजन हो गया कि वो वापस दिया या अलमारी में रख दिया, समझ नहीं आया। कुछ दिनों बाद जब उसकी खोज पड़ताल की गई तो वो मिल ही नहीं रहा था।
घर में सबसे पूछा, हाउस हेल्प से पूछा, लेकिन वो नहीं मिल रहा था और इससे काफी सारा तनाव हुआ। इवन दो वो जो भी ज्वेलरी थी वो साल के 364 दिन तो किसी लॉकर के अंदर या अलमारी के अंदर लॉक रहती है। फाइनली वो मिला किसी रैंडम बॉक्स के अंदर, क्योंकि मेरी डॉटर छोटी थी और खेलते हुए उसने किसी बॉक्स में उसे रख दिया। आप ये सोचिए कि अगर आप 2 लाख 5 लाख की कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसे रोज तो पहन नहीं पाएंगे, उसे पहनेंगे आप स्पेशल ओकेजन में। ऐसे ओकेजन साल में 1 या 2 होते हैं, आने वाले 10 15 20 सालों में कितनी बार पहन लेंगे आप उसे? 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार। तो जो 5 लाख रुपए की आपने ज्वेलरी खरीदी है, हर बार उसे पहनने की कीमत पता है कितनी हुई? 10,000 रुपए। और यही नहीं, उसके बाद मुझे लगता है कि उसे संभाल के रखने का, उसे सेफ रखने का, उसे मेंटेन रखने का और भी हैसल है। कहीं शादी में गुम जाए, गिर जाए तो और ज्यादा टेंशन होती है। ऐसी टेंशन मुझे भाई नहीं लेनी। इसलिए रादर देन गिविंग एनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी टू माई वाइफ, मैं उसे बोलता हूँ कोई वेकेशन में चल रहे थे, मेरे भी बस ये 2 रिंग पहनी हुई है, एक शादी की और एक एंगेजमेंट की, जो पिछले 10 साल से पहनी हुई है। दैट्स इट। जैसे ही आपके पास थोड़ा पैसा आता है ना कहीं आपके अंदर एक डिजायर आती है किसी क्लब की मेंबरशिप लेने की। एक तो हमारे सिटी में क्लब होते हैं बड़े बड़े, जैसे जयपुर में कौन सा क्लब है? जय क्लब, अशोक क्लब। जैसे ये बोले जो जयपुर में जय क्लब, अशोक क्लब, इनकी 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए की मेंबरशिप रहती है। और पता है लोग ये मेंबरशिप क्यों खरीदते हैं? उन्हें लगता है एक लाइफस्टाइल उन्हें मिल जाएगी ये मेंबरशिप लेने के लिए। वहां जाके वो स्पोर्ट्स खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, गोल्फ करेंगे, प्रॉपर नेटवर्क करेंगे। देखिए इन ये सारी चीजें मैं शायद उन लोगों से बेहतर कर रहा हूँ। मैं डेली बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, वीकली अगर मन होता है तो स्विमिंग या पिकल बॉल कोई एडिशनल स्पोर्ट खेलने चला जाता हूँ, शाम को मैं जिम जाता हूँ। और इन सब का खर्चा महीने का मेंबरशिप का 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आता सबसे बढ़िया अकेडमीज में। तो अगर आप फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो और डेली यूज़ कर रहे हैं, तब भी इतना मोटा इन्वेस्टमेंट किसी क्लब को देना फाइनेंशियल सेंस नहीं बनाता है। जबकि इनमें से कई सारे क्लब्स आप एज अ गेस्ट या किसी फ्रेंड के थ्रू भी एंट्री ले सकते हो। सेकंड, कहीं ना कहीं ये क्लब्स आप नेटवर्किंग के लिए तो जाते हो, लेकिन अगेन आपके एडिक्शंस को बढ़ावा देते हैं। अगर आप क्लब में जाओगे तो प्राइमरली वहाँ पे अल्कोहल सस्ता होता है, इसलिए जाओगे तो आप ज़्यादा ड्रिंक करोगे, हर वीकेंड ड्रिंक करने लगोगे, आपका सर्कल उस तरह का हो जाएगा। चाहते हो यही लाइफस्टाइल तो ठीक है, करो मेंबरशिप ज्वाइन, लेकिन मुझे अपने लिए सही नहीं लगता है। इवन जो ये ट्रैवल क्लब्स भी होते हैं कि आप एक बार इतना पैसा दे दो, फिर अगले 10 सालों तक आप हर साल 1 या 2 वेकेशंस ले पाओगे हमारे साथ। किसने देखे भाई 10 साल? और पहली बात तो फाइनेंशियल सेंस भी नहीं बनाते हैं, और उनके जो इंटरेस्ट होगा उससे ही आप उससे बढ़िया वेकेशन ले पाओगे। लेकिन मान लो फाइनेंशियल सेंस बनाते भी हैं तो क्यों खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है यार? उस साल देखेंगे, हो सकता है हमारा स्टेटस बढ़ जाए तो हम उससे बेटर वेकेशन ले पाए, या हो सकता है हमारे पास उस टाइम पैसे नहीं हो, अभी क्यों ऑलरेडी 10 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करके हम रखें। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको दिखता है एक बैनर, वहां पे लिखा है बाय 2 गेट 1 फ्री। आप घुस जाते हो और 3 टी-शर्ट ले आते हो। मन ही मन ये विचार आता है 1,000 रुपए बच गए। लेकिन सोचिए 2,000 रुपए लगे तो हैं, आपको चाहिए देगा 3 टी-शर्ट। इसलिए जब भी मार्केट में मैं शॉपिंग करने जाता हूँ तो एक लिस्ट बना के जाता हूँ कि ये आइटम लेके आना है, स्पेशली जब मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ। और ये जो रिटेलर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं ना, ये और भी शाणे हैं। ये आपको जब भी आप कुछ सामान अपने कार्ट में ऐड कर दोगे उसके बाद कुछ एड ऑन्स भी चिपकाएंगे, चाहे ये प्रोडक्ट के साथ ये बंडल या फिर इसके साथ ही एक्सटेंडेड वारंटी। अरे चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो, उसको अनटिक करना मत भूलो। मैं तो हमेशा अनटिक करता हूँ। किताबें हम सब पढ़ते हैं और पढ़नी चाहिए भाई, बहुत सही बात है। लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों से फिजिकल बुक्स खरीदना बंद नहीं तो ऑलमोस्ट 0 के आसपास कर दिया है, और इसके पीछे कुछ जुगाड़ है। सबसे पहले तो मैं देखो पढ़ नहीं पाता हूँ, छोटे अक्षर होते हैं किताबों, मेरी आईसाइट थोड़ी वीक है तो मैं नहीं पढ़ पाता। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मैं जनरली ऑडिबल पर बुक्स सुनता हूँ, और उससे पहले किंडल मैंने ले रखा था, जिसमें भी आपको बुक्स के किंडल वर्जन या तो बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, इवन फ्री में भी मिल जाते हैं। तो आजकल मैं बुक्स केवल वही लेता हूँ जो मुझे बार बार पढ़नी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने हैरी पॉटर 10 बार पढ़ी है तो मेरे पास फिजिकल कॉपीज में है, या कुछ ऐसी बुक जो मैं ऐसे कैजुअल रीडिंग के तरह पढ़ रहा हूँ, जैसे कि ये डेली स्टॉइक है, इसमें मैं डेली का कोई एक पेज पढ़ के उससे मार्क कर लेता हूँ। तो इस तरह की बुक्स मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन बाकी किताबें मैं अवॉइड करता हूँ। अब जाते जाते एज प्रोमिस 3 बोनस पॉइंट, और अगर इनमें से कोई भी हैबिट आप करते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करते जाना, मजा आया। नंबर 1, जब भी मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ मेरे टेबल पर एक बॉटल्ड वाटर पड़ा होता है तो मैं पूछता हूँ भैया सादा पानी ले आओ। आप भी करते हो क्या? मैं तो करता हूँ। मैं हूँ चिंदी में 30 रुपए बचाता हूँ। सेकंड, IRCTC में टिकट बुक करते समय नीचे वो 2-5 रुपए की जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है मैं उसे अनटिक करता हूँ। रीजन बीइंग,
इसका क्लेम लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप टिक कर भी दोगे, उसके बाद फॉर्म नहीं भरा, कुछ हुआ नहीं। मैंने तो बहुत सारे केसेस ऑनलाइन पढ़ रखे हैं जिससे कोई फायदा होता नहीं है इस इंश्योरेंस का, होता भी है तो लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो मैं तो 5 रुपये बचा लेता हूँ क्योंकि मैं ट्रेन में बहुत सफर करता हूँ। एंड लास्टली जो भी ऑनलाइन पोर्टल आते हैं, शॉपिंग वेबसाइट आती है, ये हमारे स्विगी जोमेटो आते हैं, इनमें आपने देखा होगा डोनेट ₹2 टू डोनेट इंडिया वट एवर। मैं तो अनटिक कर देता हूँ। मुझे अगर डोनेट करना है तो मैं डायरेक्टली जाके करूँगा। आप किसी रैंडम पोर्टल पर ₹2 डोनेट करके उस पैसे का क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता, तो मैं क्यों डोनेट करूँ उस पोर्टल पर जाके। तो मैं तो उसे अनटिक करता हूँ। आप में से कुछ विद्वान लोग जानते होंगे श्री कृष्ण ने भागवत गीता में ये कहा है। इसका मीनिंग ये है कि वह व्यक्ति जिसके अंदर कामनाएं नहीं है वह संतुष्ट है, एट पीस है, हैप्पी है, स्थिर बुद्धि है। आइए क्या खरीदना है तुझे? एक चीज सब है मेरे पास, ऐसा कुछ खरीदना तो सब है मेरे पास है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अभी आपने एकदम से पूछा, मेरे को दिमाग में भी नहीं आया। वेरी गुड। तो जो लोग यहां तक रुके हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए नीचे कमेंट में बताना मत मैंने क्या किया, बस ये लिखना कि देख लिया। वीडियो को लाइक करते जाना। आपके कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, कोई प्रश्न है, मेरे किसी विचार से आप सहमत नहीं हैं जो होने भी चाहिए, तो भी नीचे कमेंट करते जाना। और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में स्टेबल मनी ऐप का लिंक है। अगर ऐप डाउनलोड करना ही है तो हमारे लिंक से करो ताकि इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए हमें मदद मिल सके। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलूंगा एक और लॉन्ग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।